हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। आज से जो है हम आज पढ़ना शुरू करेंगे आज से संस्कृत साहित्य। और ये संस्कृत साहित्य जो है हमारे हिंदी में जो लोग भी हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की अगर कर रहे हों, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, सब में जो है संस्कृत से भी प्रश्न आते हैं। कुछ पार्ट संस्कृत का भी रखा गया है, जिसमें संस्कृत साहित्य में कुछ लेखकों को रखा गया है, स्पेशली उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। उसके बाद व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में शब्द रूप, धातु रूप, समास, कारक और संधि को भी स्थान दिया गया है। मतलब इसमें आपको पढ़ना है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो संस्कृत वाला पार्ट जो है उसको टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है अपने नोट से सोचा कि इसको पढ़ा दूँ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप जो है इनको पढ़िएगा। इसमें जो है थोड़े चीज़ों में ज़्यादा बातें कही गई हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगी और चीज़ें जो हैं आप कम टाइम में इसको याद भी कर लेंगे। तो जो भी परीक्षा में पूछा जाता है बस उन्हीं तथ्यों को रखा गया है और साथ ही साथ जो है चीज़ों को विस्तार से भी जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे बताया गया है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए राइटिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि ये मेरे द्वारा बनाया गया नोट्स है। तो राइटिंग तो बहुत अच्छी है नहीं, पर चीज़ें समझ में आ रही होंगी उतना ही काफ़ी है। बाकी मैं इसको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ लिखा है और कैसे लिखा है। तो ठीक है, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और आज से जो ये टॉपिक शुरू हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसकी एक भी क्लास स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल होने वाली है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं संस्कृत साहित्य के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत शब्द जो है ये कितने शब्द, इसमें मतलब कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, कौन सा धातु है और किस प्रत्यय से मिलकर बना है संस्कृत शब्द। यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया है कि संस्कृत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर संस्कृत शब्द की बात करें तो इसमें जो है सम उपसर्ग है, क्री धातु है और तक प्रत्यय है। तो प्रश्न बन सकता है कि संस्कृत में कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है। तो धातु जो है वो क्री है। उपसर्ग की बात करें तो इसमें सम उपसर्ग है और इसमें जो प्रत्यय है वो तक प्रत्यय है। ये ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न यहीं से आता है, यहाँ से भी कई बार आया हुआ है। आगे बात करें व्याकरण, तो जो व्याकरण है, व्याकरण जो है ये वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु तथा ल्युट प्रत्यय से मिलकर जो है व्याकरण शब्द का निर्माण हुआ है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि व्याकरण में कितने उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। तो व्याकरण में जो व्याकरण शब्द है इसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, एक है वी उपसर्ग और दूसरा है आंग उपसर्ग। धातु की बात करें तो क्री धातु इसमें भी है और इसमें जो प्रत्यय है वो ल्युट प्रत्यय है। तो धातु देखिएगा, संस्कृत का हो या व्याकरण, दोनों की धातु क्या है, क्री धातु है, ये कॉमन है, याद रख लीजिएगा। अभी जो है थोड़ा सा इसके मतलब संस्कृत की शुरुआत की है तो संस्कृत में थोड़ा जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है उस पर एक नज़र डालते हैं, फिर अपने टॉपिक में हम चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, संस्कृत के बारे में हमने देखा कि संस्कृत शब्द जो है वो कैसे बना है। आगे बात करें संस्कृत साहित्य के भेद। तो अगर भेद की बात करें तो संस्कृत साहित्य के 2 भेद किए गए हैं, एक है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो होता है इसका प्रयोग हम ज़्यादातर वेदों में करते हैं। मतलब वैदिक संस्कृत जो है इसका प्रयोग कहाँ पे किया गया है, वेदों में किया गया है। जैसे पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, वेदांत हो गया, ये सब जिस भाषा में लिखे गए हैं वो वैदिक संस्कृत की भाषा है। तो देख लेते हैं वैदिक संस्कृत में कौन कौन सी चीज़ें लिखी गई हैं। वेद, जो हमारे 4 वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद और वेदांग। वेदांग जो है ये 6 बताए गए हैं। 6 कौन कौन से हैं, शिक्षा जिसे घ्राण, ये नासिका से, व्याकरण मुखम,
कल्प, हस्त, ज्योतिष, चक्षु, निरुक्त, श्रोत और छंद, पाद। ये 6 वेदांगों की चर्चा की गई है। कभी कभी संख्या पूछ लेता है कि वेदांग जो है इसकी संख्या कितनी है, कितने वेदांग माने गए हैं, तो 6 वेदांग माने गए हैं। आगे देखेंगे पुराण, तो पुराण की संख्या 18 है। स्मृति ग्रंथ, दर्शन, दर्शन जो है वो टोटल 9 दर्शन माने गए हैं, जिसमें से इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। आस्तिक की जो संख्या बताई गई है वो षट बताई गई है यानी कि 6, और नास्तिक की जो संख्या है वो 3 बताई गई है यानी कि 3। तो देख लेते हैं ये जो 3 मतलब नास्तिक, जो 3 नास्तिक बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये तीनों जो है नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आएंगे। और आस्तिक दर्शन की अगर हम बात करें तो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत 6 दर्शन आते हैं। वो कौन कौन से हैं? सांख्य, भोग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन। तो कभी प्रश्न ये भी बन सकता है वेदांत दर्शन जो है वो किस जो है दर्शन के अंतर्गत आता है, आस्तिक के अंतर्गत आता है या नास्तिक के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आस्तिक के अंतर्गत। आगे ये तो हमने देख लिया वैदिक संस्कृत साहित्य को। अब हम बात करें लौकिक संस्कृत साहित्य। तो देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य जो है इसके जो है 2 भाग किए गए हैं। अभी आपको दिख रहा होगा इसके 2 भाग किए गए हैं। एक होता है श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। वो काव्य जिसे हम केवल सुनते हैं और वो काव्य जिसे हम देखते हैं उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। जो श्रव्य काव्य है ये किन शब्दों से मिलकर बना है? तो श्रव्य जो है ये श्रु धातु, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। श्रव्य शब्द जो है ये श्रु धातु और यत प्रत्यय से मिलकर बना है। और श्रव्य काव्य की बात करें तो इनके 3 भेद किए गए हैं। पहला है गद्य, दूसरा है पद्य और तीसरा है चंपू काव्य। इसे हमने हिंदी में भी पढ़ा है। तो ये हो गई संस्कृत साहित्य की कुछ विशेष बातें जो कि हमें जाननी जरूरी थी। पता होगी सभी को, अगर नहीं पता है तो आप जो है यहाँ से चीजें जान गए हैं तो आप इसको नोट भी करते चलिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास से। पहले कवि जो कि हैं भास। भास देखिए टीजीटी में तो भास के विषय में नहीं दिया है, लेकिन हाँ पीजीटी में भास को स्पेशली रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो टीजीटी और पीजीटी दोनों को ध्यान में रखे मैंने ये नोट्स तैयार किया है और इसी से जो है आपको पढ़ा रही हूँ संस्कृत का टॉपिक। तो देखते हैं भास, क्योंकि पीजीटी की भी परीक्षा 1 महीने बाद है तो दोनों की तैयारी साथ में ही सब लोग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। भास एक कवि का नाम है भास। इनको जो उपाधि प्राप्त हुई है वो धावक की उपाधि प्राप्त हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना मैंने अंडरलाइन किया है वो तो महत्वपूर्ण है, उतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी और भी सब चीजें महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट चीजों को ही लिया है। गोत्र की बात करें तो इनका भास गोत्र है। जन्म समय की बात करें तो 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य इनका समय माना जाता है। उपासक की बात करें तो ये वैष्णव धर्म के उपासक हैं। रीति जो है इनकी वैदर्भी रीति है। रस की बात करें तो श्रृंगार रस और वीर रस, ये 2 रस जो है इनको बहुत प्रिय थे, श्रृंगार रस और वीर रस। आगे है अलंकार। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, उपमा और रूपक, इन 3 अलंकारों का इन्होंने ज्यादा प्रयोग किया है। किसने? भास ने। भास ने अलंकारों के कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है? तो अनुप्रास, उपमा और रूपक। आगे बात करते हैं तो इनके विषय में एक पॉइंट कहा गया है कि संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार भास हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया भी है कि भास जो है ये संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार माने जाते हैं। अब इनकी कृतियों की बात करें, इन्होंने कितनी कृतियां लिखी हैं भास ने? तो इन्होंने जो है मूल रूप से 13 कृतियां लिखी हैं और इनके जो 13 ग्रंथ लिखे गए हैं, इनके नाटक जो है 13, इन नाटकों को कथा वस्तु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन सकता है कि भास के जो 13 नाटक हैं उनको जो है किसके आधार पर बांटा गया है और कितने भागों में? तो कथा वस्तु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है रामायण मूलक, दूसरा है महाभारत मूलक, तीसरा है उदयन मूलक और चौथा है कल्पना मूलक। इन्हीं 4 कथानक के आधार पे जो है भास की 13 कृतियों को बांटा गया है। तो अब हम बात करेंगे
पहला उठाएंगे, जो पहला कथा वस्तु के आधार पर इनका पहला भाग किया गया है, रामायण मूलक। तो रामायण मूलक में हम देखेंगे इनके कौन कौन से नाटक को रखा गया है। रामायण मूलक में पहला नाटक है अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक जो है ये 6 अंकों में लिखा गया नाटक है और इसमें जो है किष्किंधा कांड से लेके लंका कांड तक का वर्णन किया गया है। इसमें यही 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखिएगा। रामायण मूलक के अंतर्गत अभिषेक नाटक है और अभिषेक नाटक जो है वो 6 अंकों में लिखा गया नाटक है और ये नाटक जो है किष्किंधा कांड से लेकर लंका कांड तक का वर्णन इसमें किया गया है। दूसरा जो नाटक है वो है प्रतिमान नाटक। प्रतिमान नाटक जो है ये 7 अंकों में लिखा गया नाटक है और इसमें जो है राम के जीवन का वर्णन किया गया है। जो प्रतिमान नाटक है ये है तो 7 अंक का, लेकिन इसमें 7 अंक में राम के जीवन का वर्णन किया गया है। तो ये दोनों जो नाटक है अभिषेक और प्रतिमान, ये दोनों नाटक रामायण मूलक के अंतर्गत रखे गए हैं। सेकंड देखते हैं महाभारत मूलक। तो महाभारत मूलक की बात करें तो इसके अंतर्गत भास के कौन कौन से नाटक आते हैं। सबसे पहले आते हैं मध्यम व्यायोग। पहला है मध्यम व्यायोग। ये जो है ये 1 अंक का है, जिसे हम एकांकी भी कहते हैं। ये 1 अंक का नाटक है और इसमें जो है भीम द्वारा घटोत्कच के हाथ से ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन किया गया है। जो मध्यम व्यायोग जो नाटक है इसमें जो है भीम द्वारा घटोत्कच के हाथ से ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। 1 अंक का नाटक है। दूसरा है दूत वाक्यम। दूत वाक्यम ये भी 1 अंक का नाटक है, यानी कि एकांकी है। इसमें जो है कृष्ण के दूत बनकर पांडव का संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाना। कृष्ण दूत बनकर ही गए थे, पांडव के दूत बनकर कृष्ण ही गए थे और संधि प्रस्ताव लेकर गए थे पांडव की तरफ से। किसके पास? दुर्योधन के पास। आप लोगों ने महाभारत देखी ही होगी तो उसमें सभी लोग जानते ही हैं। तो ये दूत वाक्यम जो रचना है इसमें इसी का वर्णन किया गया है और ये भी 1 अंक में लिखा गया है। आगे बात करें तो अगला है कर्णभार। कर्णभार जो है नाम से ही पता चल रहा है, ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था दूत वाक्यम, दूत से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें दूत बनाया गया है। तो दूत कौन बना था? कृष्ण दूत बनकर गए थे। किसके? पांडव के दूत बनकर गए थे संधि प्रस्ताव लेकर। किसके पास? दुर्योधन के पास। आगे है कर्णभार। तो कर्णभार जो है ये भी 1 अंक का नाटक है। इसमें क्या है? इसमें कर्ण द्वारा उनके कवच और कुंडल का दान दिया गया है, इसी का वर्णन किया गया है। कर्ण के द्वारा उनके कवच और कुंडल का जो दान दिया गया है, ये कर्णभार जो नाटक भास के द्वारा लिखा गया है उसमें इसी का वर्णन मिलता है और ये भी 1 अंक का नाटक है। आगे बात करें तो अगला है दूत घटोत्कच। दूत घटोत्कच ये भी 1 अंक का नाटक है। इसमें जो है घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना और दुर्योधन द्वारा उसका अपमान, इसका वर्णन किया गया है दूत घटोत्कच में। देखिए एक है दूत वाक्यम। तो दूत वाक्यम हमने देखा उसमें जो दूत बने थे वो कृष्ण बने थे, जिसमें केवल दूत शब्द लिया है, और यहाँ पे दूत घटोत्कच दिया है। तो दूत कौन बन के गया है? घटोत्कच को दूत बना के भेजा गया है। तो याद रखिएगा दोनों नाटक में दूत शब्द आया है और दोनों कैसे हैं? एकांकी है, यानी कि 1 अंक वाले नाटक हैं। ये दोनों को याद करने का तरीका है, आराम से आप याद भी रख सकते हैं। आगे है पंचरात्रम। ये जो पंचरात्रम है ये 3 अंक का नाटक है। इसमें जो है द्रोण के प्रयास से पांडव को आधा राज्य प्राप्त करा दिया गया था, इसका वर्णन है। आगे है उरुभंग। उरुभंग जो है 1 अंक का नाटक है। इसमें जो है भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ने का वर्णन है। उर मतलब होता है जांग और भंग मतलब होता है उसको भंग करना, यानी कि तोड़ना। तो उरुभंग जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ने का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दुर्योधन की जंघा कौन तोड़ता है? भीम ही तोड़ते हैं ना, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। तो ये 1 अंक का नाटक ये भी है। इसके बाद हम बात करें तो बालचरित। बालचरित जो है ये 5 अंक में लिखा गया नाटक है और ये बालचरित जो है इसमें श्री कृष्ण के जन्म से कंस वध तक का वर्णन किया गया है। बालचरित है तो यानी कि किसी के बचपन का दिखाया गया है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं किसके बचपन का दिखाया गया होगा? कृष्ण जी के। श्री कृष्ण के जन्म से कंस वध तक का वर्णन जो है बाल चरित्र में किया गया है और ये जो है 5 अंक का नाटक है।
कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ लिखा है पंचरात्रम, तो सबको लगता है पंचरात्रम जो है ये 5 अंक का है, लेकिन नहीं, पंचरात्रम 3 अंक का है, लेकिन जो बाल चरित है वो 5 अंक का है। ये दोनों को ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे उदयन मूलक। अभी हमने महाभारत मूलक देखा है, तो महाभारत मूलक में हमने 7 नाटकों को देखा है। भास के जो 7 नाटक है वो महाभारत मूलक के अंतर्गत रखे गए हैं। अब हम बात करेंगे उदयन मूलक। उदयन मूलक में जो पहला नाटक है वो है प्रतिज्ञा यौगंधरायण, जो कि 4 अंक में है। इसमें बस यही अंक याद रखिएगा, 4 अंक में लिखा गया है। फिर अगला है स्वप्न वासुदत्तम, ये महत्वपूर्ण है। स्वप्न वासुदत्तम जो है ये 6 अंक में लिखा गया नाटक है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें श्लोकों की जो संख्या है वो 57 है। नायक जो है वो उदयन है, नायिका जो है वो वासुदत्ता है। इसमें अगर हम विदूषक की बात करें तो विदूषक का नाम जो है वो वसंत है, और जो विदूषक है वो नायक का मित्र है, यानी कि उदयन का मित्र ही विदूषक है इसमें, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है वसंत। और नायक की कोटि की बात करें तो यानी कि उदयन जो है वो किस प्रकार का नायक है, तो वो धीर ललित नायक है। तो स्वप्न वासुदत्तम में इतनी बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये उदयन मूलक के अंतर्गत इनके 2 नाटक रखे गए हैं, प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्न वासुदत्तम। आगे देखेंगे चौथा जो है वो है कल्पना मूलक। कल्पना मूलक की बात करें तो इसमें जो है पहला नाटक है अविमारक, जो कि 6 अंक में लिखा गया है। उसके बाद अगला नाटक है दरिद्र चारुदत्त। दरिद्र चारुदत्त जो है ये 4 अंक में लिखा गया नाटक है। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें भरत वाक्य नहीं है, इसलिए कथा अधूरी है। कहते हैं हर नाटक में एक भरत वाक्य होता है, भरत वाक्य नहीं है, इसलिए इस नाटक को अधूरा माना जाता है, इसकी कथा जो है वो अधूरी रह गई थी। तो प्रश्न आ सकता है कि भास का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें भरत वाक्य नहीं है, वो दरिद्र चारुदत्त है। इसको याद भी रख सकते हैं, इसमें दरिद्रता के कारण जो है भरत काव्य का वर्णन ही नहीं किया गया। ऐसे याद कर लीजिएगा, दरिद्रता के कारण जो है इसमें भरत वाक्य का वर्णन ही नहीं हुआ है, तो याद रहेगा दरिद्र चारुदत्त जो है इसमें भरत वाक्य का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस तरीके से हमने भास के 13 नाटकों को देख लिया, और उनके जो 13 नाटक थे जिन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया था, रामायण मूलक, महाभारत मूलक, उदयन मूलक और कल्पना मूलक। तो हमने सबको विस्तृत रूप में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देख लिया, किस में कितना सर्ग है और किस में किसकी कथा का वर्णन किया गया है। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं महाकवि कालिदास को। तो हमने भास के विषय में तो संपूर्ण अध्ययन कर लिया, अब पढ़ते हैं महाकवि कालिदास। तो सबसे पहले इनका व्यक्तित्व जानते हैं। समय की बात करें तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। स्थान की बात करें तो उज्जैनी इनका जन्म स्थान है। पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, विद्योत्मा किसकी पत्नी है, तो कालिदास की। कुल की बात करें तो ये ब्राह्मण कुल से थे। राजाश्रित, ये किसके राज्य में आश्रित थे, तो सम्राट विक्रमादित्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न आता है, याद रखिएगा। आगे है उपाधि। अब देखिए कालिदास को कौन कौन सी उपाधियां दी गई है, ये महत्वपूर्ण है, सारी उपाधियों को ध्यान रखिएगा। इन्हें जो है दीप शिखा, कवि कुल गुरु, रघुकार, कविता कामिनी विलास और उपमा सम्राट की संज्ञा दी गई है। किसको, महाकवि कालिदास को कितनी उपाधियां प्रदान की गई हैं, तो इन्हें दीपशिखा की उपाधि मिली है, कवि कुल गुरु की मिली है, रघुकार की मिली है, कविता कामिनी विलास की मिली है और उपमा सम्राट की भी उपाधि दी गई है। अब हम बात करें इनकी कृतियों की, तो इनकी कृतियां जो हैं 7 हैं। इन्होंने टोटल 7 ग्रंथ लिखे हैं, और 7 ग्रंथों की बात करें तो इसमें इन्होंने अलग अलग तरह के ग्रंथों का वर्णन किया है, लेकिन टोटल ग्रंथ अगर पूछेगा तो इनके टोटल 7 ग्रंथ बताए गए हैं कालिदास के। अब हम सबको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं महाकाव्य। महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य में इनके 2 ग्रंथ आते हैं। पहला तो है कुमार संभवम, जो कि 17 जिसके 17 सर्ग हैं। पूछता भी है प्रश्न, कुमार संभवम में सर्गों की संख्या कितनी है, तो इसकी कुल 17 सर्ग हैं। दूसरा है रघुवंशम।
तो रघुवंशम में सर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें 19 सर्ग है। ये दोनों महाकाव्य हैं। इसके बाद बात करें तो अगला है खंड काव्य। और खंड काव्य रचना कौन सी है? तो इनकी एक रचना है खंड काव्य जो कि है मेघदूत। ये इनकी खंड काव्य रचना है। खंड से ही पता चल रहा है कि अलग किया गया है, यानी कि जो मेघदूत है ये 2 भागों में विभाजित है। एक पूर्व मेघ है और एक उत्तर मेघ है, यानी कि मेघदूत जो है वो 2 खंडों में है। एक में पूर्व मेघ, पहले पूर्व मेघ का वर्णन है, फिर बाद में उत्तर मेघ की कथा स्टार्ट होती है। आगे बात करें तो गीति काव्य। गीति काव्य में इनका एक ग्रंथ आता है जो कि ऋतु संहार है, और ऋतु संहार जो है 6 अंकों में है। 6 ऋतुओं के आधार पे इसके अंकों का भी, सर्गों का भी विभाजन कर दिया गया है कि इसमें कुल 6 अंक हैं। और हाँ, ये इनकी प्रथम रचना है। जो गीति काव्य है ये कालिदास की प्रथम रचना है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद करिएगा। प्रश्न बन सकता है कि कालिदास ने तो 7 ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन इनका सबसे पहला ग्रंथ कौन सा था? तो सबसे पहला ग्रंथ इनका यही था, ऋतु संहार। सबसे पहले इन्होंने ऋतुओं का वर्णन किया, और वो भी कैसे किया? गा गा कर किया। तो ऋतुएं सभी को पता है कितनी ऋतुएं हैं? 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। तो 6 से याद रहेगा, इसमें 6 अंक हैं। ये इनका पहला रचना है, पहली रचना है, और पहली रचना को इन्होंने गा गा कर लिखा, यानी कि गीति काव्य है। आगे आते हैं, नाटक की बात करते हैं। तो नाटक इन्होंने 3 लिखे हैं। 3 नाटक की इन्होंने रचना की है कालिदास ने। इनका जो पहला नाटक है वो है मालविकाग्निमित्रम। नाटकों के रूप में अगर बात किया जाए कि कालिदास का पहला नाटक कौन सा है, तब आप बताएंगे मालविकाग्निमित्रम, जो कि 5 अंकों में लिखा गया है। लेकिन अगर इनकी पूरी रचनाओं में सबसे पहली रचना की बात की जाए, तब आप बताइएगा ऋतु संहार इनकी पहली रचना है, जो कि 6 अंकों में है और एक गीति काव्य है। और अगर नाटक की बात करेंगे तो नाटक में सबसे पहला नाटक इनका है मालविकाग्निमित्रम, जो कि 5 अंकों में लिखा गया है। दूसरा नाटक है इनका विक्रमोर्वशीयम, जो कि ये भी 5 अंक में लिखा गया है। इसके बाद बात करें तो अगला नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये नाटक जो है 7 अंकों में लिखा गया है, और ये जो है कालिदास की अंतिम रचना भी मानी जाती है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में हर किसी ने पढ़ा है, बच्चा बच्चा जानता है कि इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं, 7 अंक हैं। और अंक की बात करें तो ये अंतिम रचना है, 7 अंक है। लेकिन इस 7 अंक में कौन सा अंक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो वो है चौथा अंक। और चौथे अंक का जो चौथा श्लोक है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम की विशेषता है। अब बात करें इनके उपासक के विषय में, तो कालिदास जो थे वो शिव जी के उपासक थे। इनका जो प्रिय अलंकार है वो है उपमा। इनको उपमा कालिदास से कहा भी जाता है। तो इनका प्रिय अलंकार क्या हो गया? उपमा इनका प्रिय अलंकार हो गया। प्रिय रस की बात करें तो वो श्रृंगार रस है। और हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। रीति की बात करें तो इनकी जो प्रिय रीति है वो है वैदर्भी रीति। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इनकी जो प्रिय रीति है वो है वैदर्भी रीति। प्रिय रस की बात करें तो श्रृंगार रस है। अन्य कृतियां इनकी कौन कौन सी थी? हमने इनके 7 ग्रंथ देखे, लेकिन इनकी कुछ अन्य कृतियां भी हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? कालीस्रोत, गंडाष्टक, गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य और श्रुतबोध। ये 5 इनकी अन्य कृतियां हैं। एक बार फिर से देखिएगा। पहला है कालीस्रोत, दूसरा है गंगाष्टक, तीसरा है ज्योतिर्विदाभरण, चौथा है राक्षस काव्य और 5वां है श्रुतबोध। ये इनकी अन्य कृतियां हैं, किसकी? कालिदास की। इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि काली देवी की उपासना से विद्या की प्राप्ति। जो कालिदास हैं, इन्हें काली देवी की उपासना से विद्या की प्राप्ति हुई थी। क्योंकि सभी को पता है कि जो कालिदास थे ये बहुत ही मूर्ख टाइप के व्यक्ति थे। ये जिस डाल पे बैठते थे उसी डाल को काटते थे। तो ये बहुत ही मूर्ख टाइप के थे। लेकिन जब विद्योत्मा से जब इनकी शादी हो जाती है, वो बहुत पढ़ी लिखी रहती हैं, तो वो जब जानती हैं इनकी मूर्खता को, तो इनको घर से बाहर भेज देती हैं, घर से बाहर निकाल देती हैं। भेजती क्या है? निकाल देती हैं। तब ये जो है काली देवी की उपासना करते हैं, और काली देवी की उपासना से जो है इनको विद्या की प्राप्ति होती है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जब ये इनको घर से बाहर निकाली थी विद्योत्मा, तो ये जो कालिदास जी थे
वो बोलते हैं, मतलब काली देवी के पास जाके बोलते हैं कि मतलब होता नहीं है, इंसान दुखी हो जाता है तो भगवान की शरण में जाता है, तो वहां पे जाके ये बोलते हैं कि इनसे पूछा जाता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है, तो ये बताने का प्रयास करते हैं वी की मतलब मुझे जो है विद्योत्मा ने निकाल दिया है, लेकिन ये बोल नहीं पाते पूरा नाम। और माँ को लगता है, काली देवी को लगता है कि इन्हें विद्या की जरूरत है, इसलिए वो विद्योत्मा की जगह विद्या समझती हैं और इन्हें जो है विद्या का ज्ञान करा देती है, इन्हें विद्या की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा मतलब बताया गया है, क्या सच है क्या नहीं वो हमें भी नहीं जानकारी, लेकिन ऐसा इनके विषय में कहा जाता है। आगे देखते हैं, विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से एक है। जो कालिदास हैं वो विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न हैं। विक्रमादित्य की सभा में कुल कितने रत्न पाए गए हैं? 9, और उन 9 रत्न में से एक है कालिदास, ये भी ध्यान रखिएगा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि राजशेखर ने 3 कालिदास का उल्लेख किया है। प्रश्न बन सकता है वो कौन से लेखक थे जिन्होंने 3 कालिदास के बारे में बताया है, तो वो है राजशेखर। राजशेखर ने 3 कालिदास का वर्णन किया है। अब हम देखेंगे कालिदास की प्रशस्तियां। ये था कालिदास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि पूछी जाती हैं परीक्षा में, किसी न किसी परीक्षा में तो इनसे जरूर ही प्रश्न आता है और एक ना एक नंबर का तो आ ही जाता है कालिदास के विषय में। तो ये इनका व्यक्तित्व था थोड़ा सा। अब हम देखते हैं कालिदास की प्रशस्ति। इनकी प्रशस्तियों की बात करें तो सबसे पहला है निर्गताशु न व कश्य कालिदासस्य शुक्तिषु। ये जो प्रशस्ति दी गई है वो बाणभट्ट के द्वारा दी गई है। इसमें कुछ जो है प्रशस्तियां जो मैंने नोट की है ये महत्वपूर्ण है, तो आप इनको जरूर याद रखिएगा। निर्गताशु न व कश्य कालिदासस्य शुक्तिषु, ये बाणभट्ट के द्वारा जो है दी गई है। दूसरा जो है वो है साकूत मधुर कोमला विलासिनी कंठ कुजित प्राये शिक्षा समये अपि मुदे रतलीला कालिदासोक्ति। ये जो प्रशस्ति इनको दी गई है कालिदास को, ये गोवर्धनाचार्य के द्वारा दी गई है और उनकी एक रचना है आर्या सप्तशती, उसमें ये लाइन लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। अगला है कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा। अभी आपने पढ़ा है कि कवि कुल गुरु की उपाधि किसको दी गई है? कालिदास को दी गई है। तो यहाँ पे लिखा है कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा, और ये किसने दिया है? ये जयदेव ने दिया है। उनकी रचना है प्रसन्न राघव, उसमें इन्होंने ये बात कही है। तो याद रखिएगा, अगर प्रश्न आ जाए कि कवि कुल गुरु की उपाधि जो है कालिदास को दी किसने थी, तो ये जयदेव ने दी थी। अगला है इको अपि जियते हन्तः कालिदासो न किंचित श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। ये जो लाइन कही गई है ये राजशेखर के द्वारा कही गई है। अभी मैंने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था कि राजशेखर ने 3 कालिदास का उल्लेख किया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है कालिदास त्रयी, यानी कि 3 कालिदास के बारे में किसने बताया है? तो राजशेखर ने बताया है। आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये, अगर मान लिया पंक्ति पूरी ना समझ में आए तो बस इस शब्द को ध्यान रखिएगा, तुरंत समझ में आएगा ये राजशेखर के द्वारा कही गई है। अगला है उपमा कालिदास से। तो कालिदास को मतलब उपमा, इनको उपमा अलंकार ये कहते हैं, इनका जो प्रिय अलंकार था वो उपमा था, इसीलिए इन्हें उपमा कालिदास से कहा गया। लेकिन ये कहा किसने था इन्हें? तो इन्हें जो है उद्भट ने कहा था। इन्हें किसने कहा था उपमा कालिदास से? तो इन्हें जो है उद्भट ने कहा था, याद रखिएगा। आगे है पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा निर्वरेषु रामः नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघा कवि कालिदासः। यह जो पंक्ति है, यह जो प्रशस्तियां दी गई हैं कालिदास के विषय में, किसके द्वारा दी गई हैं? घट करपर के द्वारा दी गई हैं। इसे आप गा के भी पढ़ सकते हैं कि पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नादीषु गंगा निर्वरेषु रामा नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघा कवि कालिदासः। ये जो प्रशस्तियां
कवि कालिदास के विषय में कही गई है तो किसके द्वारा कही गई है? घटकरपर के द्वारा कही गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और आता भी है यहाँ से प्रश्न। अगला है पुरा कवि नाम गंगा प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास। क्या कह रहे हैं? पुरा कवि नाम गंगा प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास। ये जो प्रशस्ति दी गई है ये मल्लिनाथ के द्वारा दी गई है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, नजरअंदाज मत कीजिएगा, याद करिएगा, मल्लिनाथ के द्वारा दी गई है। देखिए कालिदास शब्द आया तो आप लोग समझ जाएंगे कालिदास के विषय में बात हो रही है, लेकिन ये प्रशस्ति दी किसने है? तो मल्लिनाथ ने दी है। आगे है सुवशा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रबल गति। ये जो प्रशस्ति दी गई है वो क्षेमेंद्र के द्वारा दी गई है। देखिए एक जगह मतलब यहाँ पे देखिए ये क्षेमेंद्र के द्वारा प्रशस्ति दी गई है और इन्होंने बताया है, क्षेमेंद्र ने जो है कालिदास की जो मंदाक्रांता छंद है इसकी जो है प्रशंसा की है। कालिदास के मंदाक्रांता छंद की मतलब कालिदास के लिए इन्होंने जो मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है इसकी प्रशंसा किसने की है? तो क्षेमेंद्र ने की है। कहीं कहीं ये प्रश्न बना के पूछा हिंदी में और यहाँ पे जो है प्रशस्तियां दी गई हैं। सुवशा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रबल गति, ये क्षेमेंद्र के द्वारा कहा गया है और क्षेमेंद्र की रचना है सोवृत तिलक। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे है एक अगला है मेघे माघे गतम वयः। ये मल्लिनाथ के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे देखिए माघ शब्द दिया है तो हो सकता हो आप लोग समझ जाइए कि कहीं ऐसा तो नहीं माघ का है, लेकिन नहीं, यहाँ पे मेघे माघे गतम वयः लिखा है तो मेघ से याद करिएगा मेघदूत। मेघदूत किसकी रचना है? अभी हमने पढ़ा ना, खंड काव्य है, कालिदास की रचना है। तो फौरन समझिएगा कि कालिदास के विषय में प्रशस्ति कही गई है और किसके द्वारा कही गई है? तो ये मल्लिनाथ के द्वारा कही गई है। तो यहाँ पर हमने जो है कालिदास के विषय में उनके व्यक्तित्व को देखा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा, उनके विषय में जो प्रशस्तियाँ की कही गई हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको भी हमने एक एक करके देख लिया है। अब हम इनके ग्रंथों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इनका जो नाटक लिखा गया था मालविकाग्निमित्रम, उसको हम पढ़ लेते हैं। मालविकाग्निमित्रम तो देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है बस उन्हीं को ध्यान में रख के जो है इनके बारे में बताया गया है। तो देखिए इसमें जो पहला पॉइंट है वो है यह कालिदास का प्रथम नाटक है। जैसा कि अभी हमने पहले भी बताया है कि जब नाटकों की बात करेंगे तो कालिदास का जो पहला नाटक है वो है मालविकाग्निमित्रम, लेकिन संपूर्ण ग्रंथ में प्रथम ग्रंथ की अगर हम बात करेंगे तो वो है ऋतुसंहार। ध्यान रखिएगा। मालविकाग्निमित्रम में अगर अंकों की बात करें तो इसमें कुल 5 अंक हैं। रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस प्रधान है। कौन सा रस प्रधान है मालविकाग्निमित्रम में? तो श्रृंगार रस प्रधान है। श्लोक की बात करें तो इनका जो 5 अंक में ये जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम ये 5 अंकों में लिखा गया है, लेकिन इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 96 श्लोक टोटल इसमें है। ये महत्वपूर्ण है, श्लोकों की संख्या याद रखिएगा। इसमें जो है मालविकाग्निमित्रम जो है इसमें विदर्भ राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रणय परिणय का वर्णन किया गया है। किसमें? ये जो मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है कालिदास का, इसमें जो राजकुमारी ये जो मालविका थी ये विदर्भ देश की राजकुमारी थी। इसमें जो है वही कहा गया है ये विदर्भ देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रणय परिणय का वर्णन किया गया है। आगे बात करें तो अग्निमित्र की पत्नी जो थी वो धारिणी थी। आप जानते हैं कि ये जो मालविका थी ये अग्निमित्र इनकी जो पत्नी धारिणी थी इनकी सेविका थी। मालविका जो थी अग्निमित्र की पत्नी जो कि धारिणी नाम है उनकी सेविका थी मालविका। तो यहाँ पे हम पहले चीज़ों को देख लेते हैं फिर आपको स्टोरी सुनाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है इसमें जो है विदर्भ राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रणय परिणय का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं अग्निमित्र की जो पत्नी है उनका नाम है धारिणी। यहाँ से प्रश्न आता है मालविका जो है वो गणदास की शिष्या थी।
इसने जो है इनसे जो है छलिका नामक नृत्य की शिक्षा ली थी। ध्यान रखिएगा, जो मालविका थी, जो कि धारणी की सेविका थी, ये इनके गुरु थे गणदास। गणदास जो है वो एक नाट्याचार थे, वो इनको नृत्य सिखाते थे मालविका को। यहाँ से समझिएगा, तो इनके गुरु का नाम क्या था? गणदास था, ये याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और मालविका जो थी इन्हीं की शिष्या थी, और इन्होंने जो है गणदास से छलिक नामक नृत्य की शिक्षा ली थी। प्रश्न बन सकता है कौन से नृत्य की जो है शिक्षा जो है मालविका ने ली थी? तो वो लिया था छलिक नामक नृत्य की। और किससे ली थी? तो गणदास से ली थी। विदूषक कौन था इसमें? तो विदूषक जो थे उनका नाम था गौतम। मालविका धारणी की सेविका थी, अभी हमने बताया भी। इस नाटक में वरदा नामक नदी का वर्णन किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो मालविकाग्निमित्रम नाटक है, इसमें जो है वरदा नामक नदी का वर्णन किया गया है। प्रश्न आ जाता है कि कालिदास का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें वरदा नामक नदी का वर्णन किया गया है? तो वो यही नाटक है, मालविकाग्निमित्रम। आगे बात करें तो मालविका को सारभांड भूगृह में बंदी बनाकर रखा गया था। जो मालविका है उनको बाद में धारणी ने क्या किया था? सारभांड भूगृह में बंदी बनाकर रख दिया था। तो ये भी कभी कभी प्रश्न बनता है कि उनको किस कारावास में बंदी बनाकर रखा गया था? तो वो था सारभांड भूगृह में। और एक इसमें सन्यासिनी भी थी, और उन सन्यासिनी का नाम क्या था? उनका नाम था भगवती कौशिकी। सन्यासिनी का नाम क्या था? भगवती कौशिकी। प्रश्न बन सकता है मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है उसमें भगवती कौशिकी जो थी वो क्या थी? तो वो एक सन्यासिनी थी। तो यहाँ पर हमने जो है कालिदास का जो पहला नाटक लिखा गया है मालविकाग्निमित्रम, उसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लिया है। और इनकी स्टोरी एक बार मैं सुना देती हूँ, क्योंकि स्टोरी थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में रहेगी तो चीज़ें आप अच्छे से जो है आपको याद रहेंगी। तो देखिए, इसमें जो राजा थे, नायक जो थे वो थे अग्निमित्र, जैसा कि अभी स्टार्टिंग में हमको पता चला है। और इनमें जो नायिका है वो है मालविका, और अग्निमित्र की जो रानी थी यानी कि उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धारणी। ये इतना समझ में आया? धारणी जो थी, धारणी, मालविका जो थी वो धारणी की सेविका थी। धारणी क्या करती है, एक दिन मालविका, जैसे मालविका को नृत्य और संगीत बहुत पसंद था, तो धारणी क्या करती है, एक दिन एक नटाचार्य को जो है इन मालविका को नृत्य सिखाने के लिए महल में एक नटाचार्य की नियुक्ति करती हैं शिक्षक के रूप में, कि वो इनको आके संगीत और नृत्य सिखाए। धारणी जो है ये, और धारणी ये कोशिश करती है कि जो मालविका है उसके रूप सौंदर्य को उनके पति ना देख पाए, यानी कि राजा जो अग्निमित्र हैं वो जो है मालविका के रूप सौंदर्य को ना देख पाए। इसका हमेशा प्रयास धारणी करती रहती थी कि, मतलब प्रयास नहीं, प्रयत्न करती रहती थी कि राजा जो है मालविका को ना देख पाए। लेकिन क्या होता है, एक दिन किसी चित्र में जो है मालविका को राजा ने देख लिया, और वो क्या हो जाते हैं, वो उस पर मुग्ध हो जाते हैं। बाद में जो विदूषक है जिसका नाम है गौतम, वो क्या करता है, वो मालविका को अग्निमित्र के सामने लाने की योजना बनाता है। धारणी जो थी वो छिपाना चाहती थी, लेकिन जो विदूषक था, भाई विदूषक का काम ही वही है, राजा का परम मित्र होता है विदूषक, तो ये क्या करता है, मालविका को अग्निमित्र के सामने लाने की योजना बनाता है। क्यों? क्योंकि जो अग्निमित्र हैं उन्होंने मालविका के रूप सौंदर्य को जो है एक चित्र में देख लिया था, फिर उस चित्र पे, मतलब जब देखा था तो वो उस पर मुग्ध हो गए थे। फिर क्या होता है, वहीं महल में जो है नटाचार्य जो थे, जो कि मालविका के गुरु थे गणदास, वो और एक और व्यक्ति थे हरदत्त, इनकी योग्यता पर विवाद हो गया। इन दोनों लोगों की योग्यता पर विवाद छिड़ा कि मैं अच्छा करता हूँ, कि मैं अच्छा करता हूँ। फिर क्या हुआ, फिर निर्णय होता है कि इन दोनों जो है निर्णय लिया जाता है। ये जो सन्यासिनी को अभी हमने पढ़ा ना, सन्यासिनी भगवती कौशिकी, इनके निरीक्षण में, इनकी अध्यक्षता में जो है दोनों जो नाट्यचार हैं इन्होंने अपनी अपनी शिष्याओं को सामने लाया और उनसे कहा कि वो अपने अभिनय कला का प्रदर्शन करें। और जब अभिनय कला का प्रदर्शन होता है उसमें जो है धारणी जो है वो चाहती थी इस प्रदर्शन को रोकना, लेकिन रोक नहीं पाती है। इतनी कथा इनकी जो पहले अंक में चलती है। फिर दूसरे अंक में क्या होता है, दूसरे अंक में जो है गणराज की जो शिष्या मालविका थी वो विजयी हो जाती है। उसके बाद जो है राजा जो है मालविका पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और इसके बाद जो है
विदूषक से उससे प्राप्त करने का प्रयत्न कराते हैं कि हम किसी तरीके से जो है मालविका को प्राप्त कर लें। ये कौन कराता है? ये अग्निमित्र कहते हैं विदूषक से कि मैं मालविका को प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर इसमें जो है एक छोटी रानी है जिनका नाम है इरावती। उनके आदेश के अनुसार जो है राजा प्रमवदन जाना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी पत्नी थी धारणी, उनको पैर में चोट लगी थी किसी कारणवश, तो वो जो है वो जा नहीं पाती, क्योंकि उनको अशोक की दोहत पूर्ति में जाना रहता है, लेकिन वहां पे जा नहीं पाती। और जाना कहाँ था? प्रमदमन में जाना था, वहां पे अशोक की दोहन पूर्ति का कार्यक्रम था, तो वहां पे जाना था, लेकिन ये जा नहीं पाती। और वह अपने स्थान पे किसको भेज देती हैं? मालविका को भेज देती हैं, क्योंकि धारणी के तो पैर में चोट लगी थी। अब जब ये मालविका जाती हैं तो फिर क्या होता है? राजा और मालविका का मिलन हो जाता है। और ये जब इनका मिलन होता है तो जो छोटी रानी इरावती रहती हैं वो आकर विघ्न डाल देती हैं और राजा के बारे में भला बुरा कहने लगती हैं। किससे कहती हैं? धारणी से कहती हैं। उसके बाद जो है गुस्से में आकर जो रानी धारणी रहती हैं वो मालविका को उसकी एक सखी जिसका नाम बकुला वलिका बताया गया है, उन दोनों को क्या करती हैं? जेल में डाल देती हैं। लेकिन अब विदूषक क्या करता है? विदूषक सांप से काटे जाने का बहाना बनाकर धारणी की एक सर्प मुद्रा युक्त अंगूठी प्राप्त करता है, जो कि धारणी के पास रहती है। उस सर्प मुद्रा युक्त अंगूठी को लेकर जाता है और वहाँ जो जेल के पास जो बाहर रहते हैं, कह सकते हैं कि द्वारक जो रहते हैं जेल के बाहर, उनको वो अंगूठी दिखाता है। और अंगूठी दिखाने से उन लोगों को ये लगता है कि इनको जो है धारणी ने भेजा है। अंगूठी दिखाकर वो क्या करता है? मालविका और उसकी सखी का नाम क्या था? बकुला वलिका, इन दोनों को मुक्त करा लेता है। और जब मुक्त करा लेता है, मुक्त कब कराता है? चौथे अंग में। फिर 5वें अंग की कथा स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है सारी सच्चाई जो है धारणी को पता चल जाती है। फिर उसके बाद जो है धारणी की अनुमति से राजा अग्निमित्र और मालविका का विवाह जो है वो संपन्न कराया जाता है। ये थी पूरी स्टोरी और उम्मीद करते हैं कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। जैसी भी लगी हो आप कमेंट में एक बार बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि आपको संस्कृत की क्लास, क्योंकि आज मेरी ये पहली क्लास थी, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। इसमें मैंने बस महत्वपूर्ण पॉइंट को रखा है, क्योंकि परीक्षा करीब है तो बहुत ज़्यादा विस्तार में पढ़ना, दिमाग को भ्रमित करना है। तो जो मेन पॉइंट है जिनको हमें जानने की ज़रूरत है वो हमने बस उसको रखा है। और स्टोरी इसलिए बता दी है कि थोड़ी सी आपको कहानी समझ में आ जाए, जिससे आप चीज़ों को हल कर सकें। तो आप बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। और हाँ, जाते जाते एक लाइक करते जाइएगा चैनल पे। तो ठीक है, फिर तो कल मिलते हैं कालिदास के अगले नाटक विक्रमो वर्षियम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।